जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहित आपका मैथ्स ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम 9.2 एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन कर चुके थे। क्यों भाई, 8 क्वेश्चन कर चुके थे। तो हमने 9 पॉइंट एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और सिंपल तरीके से कर चुके हैं हम। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस, अवकल समीकरण। अवकल समीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान दें भाई सभी लोग। मैं देखो क्वेश्चन का पूरा प्रोसीजर सेम है, बस हमें क्या करना है, सॉल्यूशन दिया होगा हमको, डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी और सॉल्यूशन से हमें क्या करना है, डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल के इक्वेशन में रखना है। लेफ्ट हैंड साइड LHS और RHS इक्वल दिखाने हैं। अगर इक्वल आ गए तो हम कह देंगे भाई दिया हुआ सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, x प्लस वाई इज इक्व टू tan इनवर्स y। यही तो दिया है, x प्लस वाई इज इक्व टू tan इनवर्स y। और डिफरेंशियल इक्वेशन दी है मुझको x स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है। तो करते हैं भाई इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 दिया x प्लस वाई इज इक्व टू tan इनवर्स y, x स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्व टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरी। तो इसको मैं 1 डाल दे रहा हूँ और सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं भाई। जैसा कि आप लोगों को पीछे पता ही है, हम 8 क्वेश्चन कर चुके हैं सेम तरीके से। तो हमें ये दिया है x प्लस वाई इज इक्व टू tan इनवर्स y। मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो मैं यहाँ से y डैश निकाल सकता हूँ। तो करते हैं भाई, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। देखो भाई क्या मिलेगा, x का डिफरेंशिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में 1 होगा, तो ये 1 मिल गया। प्लस y का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, y डैश इज इक्व टू tan इनवर्स y। tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, tan इनवर्स x का क्या होता है x के रेस्पेक्ट में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम y का करेंगे, जब tan इनवर्स y का करेंगे तो वो होगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। और y है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल किस पे, x पे। तो y का फिर से होगा, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो y का फिर से होगा, वो हो जाएगा dy/ds, जिसको हम लिख सकते हैं y डैश। भाई जब यहाँ y डैश लिखा है तो यहाँ भी y डैश लिखेंगे, यही तो लिखेंगे 1 प्लस वाई डैश इज इक्व टू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो 1 प्लस वाई डैश, अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूँ, इक्वल में ले जाऊँ इसको इधर, तो ये मिल जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश, और माइनस का ये आएगा वाई डैश आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये 1 है, यहाँ से वाई डैश कॉमन ले लूँगा मैं। यहाँ से वाई डैश अगर कॉमन लूँगा तो देखो क्या मिलेगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ मिल जाएगा मुझे 1 इक्वल, देखो भाई 1 इक्वल वाई डैश अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये मिल जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो यहाँ मिल जाएगा मुझे 1 इक्वल वाई डैश और अंडर ब्रैकेट माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये मिल जाएगा मुझको। ठीक है, कोई दिक्कत। हमें वाई डैश की वैल्यू लगानी है, यहाँ पर वाई डैश की वैल्यू लगानी है। तो देखो भाई क्या मिलेगा, यहाँ पर अगर मैं वाई डैश की वैल्यू लगाऊंगा, कहाँ पर वाई स्क्वायर है, ये क्वेश्चन चेक कर ले रहा हूँ मैं। हाँ, यहाँ पर वाई स्क्वायर है भाई, एक्स स्क्वायर नहीं है, तभी मैं कहूँ कि क्यों बन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर, वो सॉरी वाई स्क्वायर। यहाँ क्या है भाई क्वेश्चन में, वाई स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर है। तो अब मैं यहाँ पर वाई डैश की वैल्यू लगा रहा हूँ, देखो क्या मिलेगा। ये मैंने रख दिया, यहाँ पर इसको 2 डाल दे रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी गेट। देखो भाई क्या मिलेगा, फ्रॉम 1 and 2। 1 क्या दिया है, LHS ले ले रहे हैं हम 1 का, तो यह दिया है वाई स्क्वायर वाई डैश
प्लस बाई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इस तरह समझ में आया। तो यहाँ पर बाई स्क्वायर तो ऐसे ही रखूँगा, वाई डैश की वैल्यू लगा दी मैंने यहाँ से, वाई डैश की अगर वैल्यू लगाऊंगा तो देखो क्या मिलेगा, 1 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन में जाएगा माइनस का बाई स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकाल लूँ भाई, अगर यहाँ से वैल्यू रखूँ मैं यहाँ पर, जैसे अगर वाई डैश बराबर लिखूँ तो ये क्रॉस प्रोडक्ट होगी, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में मिलेगा माइनस का बाई स्क्वायर, नहीं मिलेगा। तो ये वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ, ये मिल जाएगा मुझको 1 प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन में मिलेगा माइनस का बाई स्क्वायर। ये वैल्यू मैंने यहाँ से लगा दी, इस इक्वेशन से वैल्यू निकाल के यहाँ पर लगा दी है। प्लस का आएगा बाई स्क्वायर प्लस 1, यहाँ देखो बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल आउट, इज इक्वल, ये माइनस है तो ऊपर जाएगा, ये मिलेगा -1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये इससे चला जाएगा, ये यहाँ से सब सही हो गया। क्या बचा, 0, और 0 क्या है, RHS। भाई LHS RHS इक्वल आ गए दोनों, तो हमें क्या लिखना है, यहाँ से लिख देंगे 10, यहाँ से लिखेंगे 10, गिवन मत लिखो, सीधे सॉल्यूशन की वैल्यू लिख रहे हैं, 10x प्लस वाई इज इक्वल 10 इनवर्स वाई इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लाइन तो रट गई होगी भाई, नहीं रट गई होगी, ये लाइन तो रट गई होगी क्योंकि लगभग 10 क्वेश्चन में हम यही लाइन लिखते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करो, और बहुत ही आसान तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। नहीं आसान नहीं है भाई, कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन टफ है, मुझे नहीं लगता टफ है, तो इसको हम मिटाते हैं, आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये करना आप लोग, और साथ ही साथ आप अपने नोट्स बनाते चलो। तो हम आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये ठंड में मिटता नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेहनत का काम भी कर लेंगे, है नहीं, करना ही क्या है, पढ़ाना ही तो है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 होगा ना, 9 कर लिया हमने, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, और 10वां बहुत ज़रूरी होता है, नहीं होता है किसी का भी सही, 10वां बहुत ज़रूरी होता है। अब 13वीं है ही नहीं इसमें, तो 10वीं तो बहुत ज़रूरी ही करानी पड़ेगी, वरना आत्मा भटकेगी भाई। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, y इज इक्वल टू 10वीं 13वीं बहुत ज़रूरी है भाई, a² माइनस x², और यहाँ पर दिया है x बिलोंग्स टू -a, a, ये डोमेन दिया है, इसका फिलहाल यहाँ पर कोई यूज नहीं है। और डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हमको x प्लस वाई dy अपॉन dx इज इक्वल 0। यहाँ पर ध्यान रखना ये है भाई, यहाँ पर जो dy अपॉन dx दिया है वो केवल y के साथ है, x के साथ नहीं है। अगर x के साथ होता तो यहाँ पर ब्रैकेट लगी होती, नहीं लगी होती। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं भाई। सॉल्यूशन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे, ये हमको दिया हुआ है y इज इक्वल टू √a² माइनस x², और मैं इसको 1 डाल रहा हूँ, उस इक्वेशन को मैंने 1 डाल दिया। यहाँ पर ये दिया है y इक्वल टू √a² माइनस x²। मैं अगर इसका डिफ्रेंसिएशन कर दूँ तो मुझे dy अपॉन dx मिल जाएगा। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, देखो भाई क्या मिलेगा, y का अगर यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो मिल जाएगा dy अपॉन dx, क्यों भाई। और √a² माइनस x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है अभी बताओ, बोलो भाई, डिफ्रेंशिएशन बहुत जरूरी है। तो √x का क्या होता है 1 अपॉन, मैं बताता हूँ बहुत ही आसान तरीके से, √a² माइनस x² को आप x मान लीजिए, तो अगर √x होता तो √x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन 2√x, और √x के अंदर क्या है, x की जगह पे a² माइनस x² है। फिर
यहाँ पर ये जो बचा डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का और होगा दोबारा, क्योंकि ये हमने क्या माना था, बेस माना था भाई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हमने बेस मान लिया था, तो यहाँ पर इसको बेस माना था, तो इसका फिर से होगा एक्स के रिस्पेक्ट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो गया। इसका हमें दोबारा करना है, तो ये मिल जाएगा 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर का होगा 0, भाई ए स्क्वायर का क्या होगा 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का होगा 2x। तो देखो 2 से तो ये 2 शहीद हो जाएगा, यहाँ बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल, यहाँ बचेगा देखो x और वो भी माइनस का x अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल जाएगा भाई। तो ये मिल जाएगा, इसको मैं डाल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इसको 2 डाल दिया। तो आगे देखेंगे हम फ्रॉम 1 and 2 क्या मिलता है, देखो फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से देखो क्या मिलेगा। 1 इक्वेशन कह रही है x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स 0 है, तो हम यहाँ से LHS ले रहे हैं, और देखो क्या मिलेगा x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, यही तो है LHS। तो ध्यान दो ये x में है, तो हमें यहाँ पर y वाला चाहिए। अब y की वैल्यू x में हमें यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी, और y की वैल्यू x में मुझको दे रखी है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर पुट करेंगे, देखो क्या मिलेगा x ऐसे ही रखा, प्लस y की जगह में लगा दिया रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट होता है, रूट पढ़ते हैं, इसको समझ जाना चाहिए। अगर यहाँ पर क्यूब रूट होता तो यहाँ पर 3 होता, तो ध्यान रखना है। फिर आता है डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मेरी इक्वेशन 2 से दे रखी है माइनस का x अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इन 2 में आएगा माइनस का x अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये शहीद हो गया भाई, नहीं हो गया। तो अगर ये शहीद हो गया, यहाँ बचा x, यहाँ माइनस का x, क्या मिलेगा मुझको, ये मिला 0, ये हो गया RHS। कितना आसान है डिफरेंशियल इक्वेशन, नहीं है। लेकिन भाई आगे भी बढ़ते हैं, आगे जो क्वेश्चन है वो आपको चने चबा देंगे अगर ढंग से नहीं पढ़े तो, और ढंग से पढ़ते रहे, प्रॉपर अगर पढ़ते रहे आसानी से, तो बहुत आसान लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10, तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 10 y इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। है नहीं आसान भाई। तो इस तरह से 10वां क्वेश्चन हो गया, 10वीं भी हो गई इस एक्सरसाइज की। लगे हाथ भाई, लगे हाथ 10वीं भी हो गई। अब क्या बचता है, अगर देखते हैं भी आगे 11वीं 12वीं होगी, 13वीं तो है नहीं। तो ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। अगर बाकी कोई दिक्कत आती है अगर समझने में, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आगे देखता हूँ मैं भी क्या है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो मैं इसमें कुछ समझाता हूँ फिलहाल। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, 4 कोटि वाले, अब कोटि क्या होता है भाई हम पढ़ चुके हैं, ऑर्डर और डिग्री हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर दिया है 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वैच्छ अचरों की संख्या है। अब हिंदी मीडियम वाले भाई समझ जाएंगे कि हाँ व्यापक हल क्या होता है, इंग्लिश मीडियम वालों को, सीबीएसई बोर्ड वालों को तो समझ आएगा नहीं कि व्यापक हल क्या होता है। तो व्यापक हल को बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, और विशिष्ट हल को बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, नहीं बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर दिया है 4 ऑर्डर वाले, मतलब 4th ऑर्डर डेरिवेटिव, जो 4th ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, तो उसमें क्या होगा भाई, उसमें कहीं ना कहीं d4y अपॉन dx की पावर 4 वाली टर्म होगी, तभी तो उसकी ऑर्डर 4 होगी मेरे भाई। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 4th ऑर्डर वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसके जनरल सॉल्यूशन में कितने कांस्टेंट होंगे, यही तो बोला है, उपस्थित स्वैच्छ अचरों की संख्या, कितने कांस्टेंट होंगे। तो मेरे भाई सिंपल सा याद रखना है कि जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसके जनरल सॉल्यूशन में उतने ही कांस्टेंट होंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं 3 ऑर्डर की है, तो आप बोलोगे 3 कांस्टेंट। मैं बोलूँगा 2 ऑर्डर की है, तो आप बोलोगे 2 कांस्टेंट। अब होते क्यों है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी मैंने जितना बताया कि जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसमें जो स्वैच्छ अचर होंगे, या मतलब जो कांस्टेंट होंगे, वो उतने ही होंगे जितने ऑर्डर की है। तो इसमें यहाँ पर दिया है 4th ऑर्डर, तो आंसर हो जाएगा 4, सही है।
आगे समझाते हैं कि मतलब क्यों होता है। अगला दिया है तीन कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित श्वेत अचरों की संख्या है। यहाँ पर दिया है 3 कोटि का, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर बच्चे देखते ही गलत करेंगे इसको। क्यों करेंगे? वो इसका आंसर 3 लगाएंगे और उनका हो जाएगा गलत। अगर ठीक से नहीं पढ़ा तो, अगर ठीक से नहीं पढ़ा गलत होगा। अब लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है भाई, ध्यान देना ये है कि ऊपर वाले जो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है वो दिया है व्यापक हल, और व्यापक हल मैंने बताया आपको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है उसमें विशिष्ट हल है। तो इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई। व्यापक हल मतलब जनरल सॉल्यूशन और विशिष्ट हल पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो मैं आपको बताऊं कि जो 12 क्वेश्चन है, किसी भी इक्वेशन का, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन या विशिष्ट हल हमको दे रखा है तो उसमें जो कांस्टेंट होंगे उसकी संख्या 0 होगी। कैसे, वो आपको बताते हैं। जितने भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन हैं उसके अंदर कोई भी कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि सभी कांस्टेंट की वैल्यू हम निकाल के रखते हैं, तभी बनता है हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब कैसे, वो हम समझाते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं। आंसर तो हमारा आ गया फिलहाल। 11 का आंसर कितना होगा भाई? 11 का आंसर 4 होगा और 12 का आंसर 0 होगा। तो देखो समझाते हैं हम कैसे। रटाते तो सब हैं भाई, रटाते तो सब है, लेकिन सिखाते थोड़े ही हैं। तो अगर आपको आता है भाई, अगर आपने रट लिया तो आप एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे, और अगर आपने सीख लिया तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, बहुत आसानी से कर लोगे। तो देखो समझते हैं भाई क्यों होता है ऐसा। जैसा मैंने अभी आपको कहानी बताई, तो अब देखते हैं भाई कैसा क्या होता है उस कहानी में। तो विशिष्ट हल और क्या था, विशिष्ट हल और व्यापक हल, तो समझने वाली बात है। 2 चीजें थी, एक थी व्यापक हल, व्यापक हल मतलब जनरल सॉल्यूशन, और दूसरी चीज क्या थी? विशिष्ट हल। विशिष्ट हल मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने अभी आपको ये बताया कि व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन में अगर कांस्टेंट की संख्या पूछी जाए तो जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें उतने ही कांस्टेंट होंगे, और विशिष्ट का अगर आपसे पूछा जाए तो 0 होगा। कैसे, मैं देखो पहले बताता हूं आपको जनरल सॉल्यूशन वाली बात। अगर जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो भाई देखो, अगर मेरी सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y/dx² प्लस x/dy/dx इज इक्वल टू, या फिर प्लस बोल दूं 2, ये है, +2 = 0, ये है। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगा मेरे भाई, तो एक बात बताओ, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? इसका कम से कम क्या भाई, सीधा सीधा सिंपल बोलो आसानी से। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसमें तो 2 बार हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? और जितनी भी बार आप इंटीग्रेशन करते हैं एक कांस्टेंट आता है। तो अगर मैं इसका पहले, अगर मान लो भाई आसानी तरीके से अगर समझाऊं आपको, तो मैं दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूं। मैंने यहां पर लिख दिया d2y/dx² इज इक्वल टू 0 टाइप की ये इक्वेशन है। भाई डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे मानने से इनकार करोगे क्या? है भाई। तो अगर मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है तो मैं इसका एक बार इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेटिंग। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करूंगा, जब इंटीग्रेशन करता हूँ तो d/dx हट जाएगा। भाई एक बार अगर इंटीग्रेशन करूंगा इसका तो मुझे मिल जाएगा dy/dx बराबर c। ये क्या आया भाई? ये इंटीग्रल कांस्टेंट है मेरे भाई, है। तो अब दोबारा से भी इसका करेंगे, दोबारा इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर, तो मिल जाएगा y = cx + d। ये अगला इंटीग्रल कांस्टेंट है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कितने कांस्टेंट हैं? 2। भाई अगर 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन 2 कांस्टेंट, अगर 4 ऑर्डर की 4 कांस्टेंट, 1000 ऑर्डर की तो 1000 कांस्टेंट। कोई दिक्कत समझ में आई? अब विशिष्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं भाई, विशिष्ट हल, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो मेरे भाई अगर जैसे ये हमारा आया था जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन हमारा कोई भी इक्वेशन है y = cx + d, तो यहाँ पर आपको कंडीशन दे रखी होती हैं, और वो किस तरह से दे रखी होती हैं? जैसे इस तरह से कंडीशन दे रखी होगी कि एट x = 0 y = 1 एंड एट x = 2 y = 4।
इस टाइप से आपको कंडीशन दे रखी होती है, इन कंडीशन को इसमें पुट करके हम क्या निकालते हैं, सी और डी की वैल्यू। फिर जो हमारा सॉल्यूशन आता है y इक्वल टू कुछ जिसके अंदर कोई भी कांस्टेंट नहीं होता, फ्री फ्रॉम ऑल कांस्टेंट्स, तो ये सॉल्यूशन हमारा कहलाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इसमें कोई भी कांस्टेंट होगा क्या, नहीं होगा, तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन का नंबर होगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में वो शून्य होता है। तो बहुत ही अच्छे से समझ में आया, क्लियर हो गया। तो हमने कोई भी चीज़ रटी नहीं है, समझी है, तो पढ़ते रहिए। बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।